Assalamu alaikum warahmatullah and a good morning to you all. What is domestic territory? In a very simple language, the term domestic territory means nothing but what? A geographical location, a geographical boundary within which human goods and services can float easily. Okay? It is a general definition of domestic territory. But the domestic territory in the economic concept is something special. What is it? बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ भी मिस नहीं करना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ये समझ गए तो सब कुछ आगे रेशन करना है। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर बात हम करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कहां पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो जनरल डेफिनेशन है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अंदर वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होती है ना थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाती है। जैसे कि किसी भी कंट्री की कोस्टल लाइंस होती है ना, कोस्टल लाइन, ठीक है। कोस्टल लाइन का मतलब किसी भी कंट्री की कोस्टल लाइन का मतलब जो बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की, जहां पे कंट्री खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो कोस्टल लाइन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से मान लेते हैं यहाँ पे सी शुरू हो गया, क्या है यहाँ पे सी, ठीक है, समंदर। तो इस समंदर का कितना हिस्सा, अब देखिए ये आपकी जो कोस्टल लाइन है यहाँ पे आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री खत्म हो गई है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपकी खत्म हो गई, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन इससे, ठीक है, कितना 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर, ठीक है, जिसको और हम ये कह सकते हैं 12 नॉटिकल माइल, एनएम 12 नॉटिकल माइल। तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ही अंदर आते हैं, कहां पे, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी शिप, यहाँ पे कोई भी शिप, ठीक है, कोई भी ऑयल रिग्स, ठीक है, फिशर्स कहां गए, इंडिया के, आसानी से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। और ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री की शिप्स भी नहीं जा सकती, दूसरी कंट्री की भी शिप्स क्या कर सकती हैं, आसानी से जा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो। यहां तक बात समझ में, फिर देखें, इतना ही नहीं, आगे चलिए। यहां से जो आपके पास कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल, कितना 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये बोला जाता है, इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पूरे एरिया तक, यहाँ कोस्टल एरिया से लेकर ये पूरा एरिया जो है, ये आपका, ये पहले छोड़ दिया, ये जो आपका थोड़ा सा ये जो 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये जो 200 नॉटिकल माइल है, ये यहाँ पे कोई भी चीज, ये शिप्स, ऑयल रिग्स, फिशर्स आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लॉ और रेगुलेशंस, जो भी लॉ और जो रेगुलेशंस फॉलो होंगे, वो किस कंट्री के फॉलो होंगे, जिस कंट्री की कोस्टल लाइन आप उसको मेजर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद इधर जितने भी आपके पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी सी आ रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी लॉ और रेगुलेशंस, जो भी कानून यहाँ पे लगेगा, वो कहाँ का लगेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का लगेगा, मतलब यूनाइटेड नेशंस का। और यूनाइटेड नेशन ने सीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सा लॉ बनाया है,
ठीक है, उस लॉ के थ्रू, ठीक है। अगर हाँ, तो ये सारी लॉस के ही लॉ के थ्रू ही यहाँ पे क्या होंगे, ऑपरेशन होते हैं। इस एरिया के अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने रिफाइनरीज, ऑयल रिग्स और वहां से आप जो आपके पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास परमिशन है तो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होते हैं तो खत्म हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री रहती है, कहां पे, इकोनॉमिक्स के अंदर। बात समझ में आएगी? ठीक, चलिए, ये तो आपकी एक बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक बात और आपको बताऊं, ठीक है। आप सुनिए गौर से, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, सही, और ये मान लेते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक। अब इंडिया वालों ने अपने एक मिलिट्री कैंप बना रखा है, क्या बना रखा है, मिलिट्री कैंप, ठीक है, मिलिट्री कैंप बना रखा है, कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कह सकते हैं। तो ये जो मिलिट्री कैंप है ये अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो कहां के होंगे, इंडिया के होंगे। इस वजह से ये मिलिट्री कैंप भी कहां पे माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया की एम्बेसी, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी अगर कहां पे है, अफगानिस्तान के अंदर है, तो उस इंडिया की एम्बेसी के अंदर जो रूल्स एंड लॉज, जो रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो इंडिया के फॉलो होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एम्बेसी बहैसियत की, ये कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाहर है, लेकिन इसको हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको भी क्या लेते हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री लेते हैं, क्या लेते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री लेते हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है डोमेस्टिक टेरिटरी का फंडा, ठीक। कुछ पॉइंट्स हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहली बात, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक तो आपकी सीधे सीधे क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री, जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, विद इन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मूव, ठीक। दूसरी बात, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, ठीक है, फॉरेन एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री। जैसे मिसाल के तौर पे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री मतलब इंडिया की एम्बेसी अगर किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर पाई जाती है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरी बात, अम्बेसडर्स, ठीक है, अम्बेसडर्स मिलिट्री फोर्सेस, ठीक, ये भी कहां पर आएंगे, अब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं, लेकिन फिर भी वो कहां माने जाएंगे, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही माने जाएंगे, ठीक है। vessels, ठीक है, ships, aircraft, ठीक, owned and operated by the, ठीक है,
वेसल्स हो गए, शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ, कोई भी जहाज है, ठीक है, शिप्स हो गई, ठीक है, ये अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये रखेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया से कोई फ्लाइट रशिया जाती है, तो रशिया जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता, लेकिन अगर वो जो भी जहाज है वो अगर इंडियन है, जो ऑपरेटर है वो इसका इंडियन है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जिस एरिया में भी जाता है आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का एरिया माना जाएगा। All the international organizations, all the international organizations, all the international organization, take all the international organization will be treated as part of international geographical, ठीक है। All the international organizations will be treated as a part of the international geographical area। हाँ सुनिए मतलब क्या है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी कंट्री के अंदर ऑफिस है। जैसे मान लेते हैं कि यूएनओ की एक ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, लेकिन उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होते हुए भी उसको हम मानते हैं कि वो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है, इस वजह से वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में आती हैं, ना कि वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग देखिएगा, ठीक है। जापान एम्बेसी इंडिया, अगर जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी मानेगी? बहुत सीधी सीधी बात है सर, इंडिया की। जापान एम्बेसी इंडिया, इंडिया के अंदर मतलब अगर मैं इंडिया का मैप बना दूं, मेरी तो आर्ट बहुत था, ठीक है, मान लेते हैं इंडिया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि जापान की एम्बेसी है, यहाँ पे क्या है आपकी, ये जापान की एम्बेसी है। तो सर ये देखिए, ये आपका क्या है, एक कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो सर ये तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया की होगी, बहुत बढ़िया बात, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहाँ इंडिया की होगी। इसका मतलब कि जापान की जो एम्बेसी है वो कहाँ पर आएगी सर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। हाँ, लेकिन बता डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत फर्क आ जाता है। यहाँ पे जो भी ये जो जापान की एम्बेसी, यहाँ पे जो रूल्स और यहाँ पे जो लॉस फॉलो होंगे वो कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे? नहीं सर, कहाँ के होंगे? जापान के होंगे। इसका मतलब ये कहाँ की मानी जाएगी, जापान की मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो कहने का मतलब क्या होगा, दिख भी रहा है कि इंडिया के अंदर है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस जगह पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो इंडिया के नहीं होते, बल्कि कहाँ के होते हैं, जापान के होते हैं, इस वजह से। नॉर्मल रेसिडेंट के लिए इंडिविजुअल भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हो सकते हैं, अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो पहली, किसी भी कंट्री के अंदर एक साल से ज्यादा रह रहे हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी लोकेशन से परफॉर्म कर रहे हो। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कंजम्पशन और सेविंग होता है, और
इसको साथ में हम क्या कह सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ सेविंग, बाद में क्या बन जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स बन जाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास क्या हो गए, नॉर्मल रेसिडेंस हो गए। अब अगर क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं कि भाई नॉर्मल रेसिडेंस कैसे पहचानोगे, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि सबसे पहली बात क्या कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के अंदर 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा रह रहा हो। दूसरी बात क्या है कि वहां पे बेसिक जो कंजम्पशन और सेविंग्स है वो कहां से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलिए, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेसिडेंट जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंट जो है वो आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और ये जो सिटीजन है वो आपका क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट। ये आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और ये आपका लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए 2 चीजें होती हैं। पहली बात, आप किसी भी कंट्री में अगर वर्क करते हैं तो आप उस कंट्री के क्या करेंगे, सिटीजन कहलाएंगे। तो पहली चीज बाय बर्थ, बाय बर्थ आप क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर आप वर्क करते हैं उसी कंट्री के आप क्या माने जाते हैं, सिटीजन माने जाते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट हमको आपको अगर परमिशन दे दे, ठीक, बाय गवर्नमेंट परमिशन, अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन दे देती तो आप उस कंट्री के क्या कहलाते हैं, सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है, और रेसिडेंस के लिए हमने पहले कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। रेसिडेंस के लिए 2 कंडीशन है, पहली बात 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, दूसरी बात किसी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब बहुत गौर से बात सुनिएगा। ए क्या है, ए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, कौन है ये, एक इंडियन है। ठीक है, इंडियन है, पिछले इंडियन है, यूएसए में रह रहा है। लास्ट 5 years पिछले 5 साल से कहाँ रह रहा है, यूएसए के अंदर रह रहा है। इसका मतलब ये इंडिया का कौन है, इंडिया का कौन सिटीजन है कि नहीं, सही है। रेसिडेंट का इंडिया का है, रेसिडेंट इंडिया का है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से कहाँ था, अमेरिका। अमेरिका का कौन हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। अमेरिका का कौन हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। ठीक, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलायंस कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी। अभी किसी भी कंट्री के अंदर रहेगी, ठीक है, कि हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ की मानी जाएगी, इंडिया की मानी जाएगी, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बेसिकली लाई कहाँ करते हैं, इंडिया के अंदर करते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर लाई नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये तो बात होगी किसी सिटीजन से। बात सिटीजन मतलब एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, अगर उसका जो ऑनर है वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का है और वो इंस्टीट्यूट का जो इनिशिएशन हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ है, अगर उसकी कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच किसी भी कंट्री के अंदर खुल जाती है तो वो इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। रीजन, क्योंकि जो बेसिक उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया की है, वो फॉरेन कंट्री नहीं है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और, मतलब एक इंडिविजुअल एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो उसी कंट्री का क्या हो, रेसिडेंट भी हो। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड बी रेसिडेंट ऑफ द अनदर कंट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है कि एक बंदा एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और उसी कंट्री का रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए।